Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Navneet Kaur. I hope you all are doing good and amazing. So I'm back with another important and useful video for you all. The topic you must have read in the title as well as thumbnail, which is standard deviation, right? So guys, this topic comes from statistics subject. So if you are a student who is into this subject, or if you are a working professional whose work is whose work involves working with data and using some statistical tools such as a data scientist or data analyst, then this video is for you. So I'll try to explain you the concepts in the most simplest manner so that you not only be able to understand them but also retain them for a long time, right? So on this very note, without any further delay, let's get started with our video. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है, विच टॉपिक्स वी गोना कवर. फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉन्सेप्ट और फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या क्या फीचर्स है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो यहाँ पर हम समझेंगे. सेकेंड, फॉर्मूला, हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड. ओके, सो बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है उसका. थर्ड, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. सो स्टैंडर्ड डेविएशन रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है, किन किन सिनेरियोज में यू कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट एंड टू मेक डिसीजंस, वो हम यहाँ पर समझेंगे. नेक्स्ट वी स्टडी द प्रॉपर्टीज. नाउ अब थोड़ा यहाँ पे अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें समझना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं. ओके, उसके बाद व्हाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन बेटर देन अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. ओके, इसको हम डिटेल में फर्दर वीडियो में कवर करेंगे. So there are various measures of dispersion and why is standard deviation better than all of them. So we'll study this. And last but not the least, standard deviation and coefficient of variation. So इन दोनों टॉपिक्स को भी हम इस वीडियो के एंड में कवर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट और फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो इंट्रोड्यूस कब हुआ था ये, इन 1893 बाय कार्ल पियर्सन. ओके, नेक्स्ट, it is a measure of dispersion and is studied under descriptive statistics. Now, guys, statistics के two branches होते हैं. First is descriptive and second is inferential. So I have already created a video where I have explained the difference between these two topics, that is descriptive and inferential statistics. But फिर भी मैं आपको यहाँ पर वन लाइन में समझा देती हूँ that descriptive statistics is that branch जहाँ पे आप डेटा को simply describe करते हो. हाउ द डेटा इट इज़, यू जस्ट डिराइव द रिजल्ट फ्रॉम इट. ओके, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हो. एंड द सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल, जहाँ पे आप रिजल्ट्स को डिराइव करते हो, इन्फ्रेंसेस फाइंड आउट करते हो फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा. सो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज़ यूज्ड अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के फर्दर यहाँ पे मेजर्स यूज होते हैं. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस. अब इन टॉपिक्स को लेके भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड है. ओके, सो इफ यू वांट टू गो डीप डाइव इनटू दिस यू कैन आल्सो वॉच दैट वीडियो. आई विल प्रोवाइड द लिंक्स ऑफ ऑल द रिलेटेड वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके, सो अब जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ दैट डिस्पर्शन. ओके, अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है. इट शोज हाउ मच द वेरिएबल्स और डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड आउट एंड हाउ मच दे आर डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू. सो दिस इज द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. अब यहाँ पे देखो, क्योंकि डिस्पर्शन का पार्ट है, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन में हम करते क्या हैं, वी फाइंड आउट कि आपके पास जो गिवन सेट ऑफ डेटा है वो कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं, कितनी स्कैटर्ड हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. लेट्स से मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. ओके, तो आपके उस पर्टिकुलर क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स का डेटा आपके पास है. नाउ उनका जो मार्क्स है वो कितने ज़्यादा आपस में क्लोज हैं, यानी कि डेटा वैल्यूज़ कितनी क्लोज हैं या कितनी ज़्यादा स्प्रेड आउट है. मतलब हर एक स्टूडेंट ने कितना मार्क्स स्कोर किया है, उन सबके मार्क्स क्लोजर हैं, वैल्यूज़ क्लोजर हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनके मार्क्स में. दैट इज़ स्टडीड और मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, वैसे तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज रहते हैं. फॉर एग्जांपल रेंज हम कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट होता है, मीन डेविएशन होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वन ऑफ देम. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का यही बेसिक मीनिंग है कि हम फाइंड आउट करते हैं कि डेटा वैल्यूज़ कितनी स्प्रेड आउट है.
ओके, इसकी इम्पोर्टेंस आगे हम अभी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट मिस्ड आउट हुआ, विच इज़ हाउ मच दे आर डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू। अब एक तो यही हुआ कि डेटा वैल्यूज आपस में कितनी ज़्यादा क्लोजर हैं या कितनी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। सेकेंड इज वी फाइंड आउट दैट हाउ मच दे आर डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन्स जब आपके पास एक गिवन सेट ऑफ डेटा है और आपने उसमें उसका एवरेज फाइंड आउट किया, तो उस एवरेज से आपकी सिंगल सिंगल डेटा वैल्यू कितनी ज़्यादा वेरिएटेड है। ओके, बिकॉज आप यही चेक करते हो, अगर आपके पास कोई डेटा, आपने उसका एवरेज फाइंड आउट किया, आपके पास एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने एवरेज फाइंड आउट किया, लेट सपोज एवरेज इज 90। ओके, 90 मार्क्स, मतलब इस पर्टिकुलर क्लास ने एवरेज बेसिस पे 90 मार्क्स स्कोर किया है। बट आपको ये चेक करना है कि हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल कितने मार्क्स आए हैं, क्या वो 90 के क्लोजर था जितना आप एवरेज बता रहे हो, या फिर उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। दैट इज कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नेक्स्ट, लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेस स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर। सिंपल है, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी, इट मीन्स आपकी जो डेटा वैल्यूज है वो उतनी कम स्प्रेड आउट है, वो उतनी क्लोजर है, राइट। वाइस वर्सा, ऑन द अदर हैंड, हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मोर स्कैटर्ड द डेटा वैल्यूज आर। तो जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा डेटा वैल्यूज आपकी स्कैटर्ड होंगी, यानी उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। Okay, next is it is represented by Greek letter sigma, and for sample standard deviation we use Latin letter small s. Now आप जो standard deviation calculate करते हैं, there is a specific formula to it, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। So यहाँ पे two formulas use होते हैं, first is for population and the other is for sample. Okay, अगर आप पूरी population का standard deviation find out कर रहे हो, then you will denote that by Greek letter sigma. और अगर एक सैंपल का ही सिंपली आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हो, देन यू विल डिनोट इट बाय सिंपल स्मॉल s, which is Latin letter s. Okay, next, it is expressed in the same unit as the data and thus is an absolute measure of dispersion. Now measure of dispersion are of two types, absolute as well as relative. अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो वो डेटा वो किसी यूनिट में एक्सप्रेस्ड है, और रिलेटिव में आप कोई यूनिट यूज़ नहीं करते हो। अब क्योंकि आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर यूनिट में आप उसको एक्सप्रेस करोगे, और वो यूनिट वही होगा जो आपके डेटा की यूनिट्स थी। ओके, लेट सपोज आपने जो आपके पास डेटा है वो मार्क्स में है, तो आपने जब एवरेज कैलकुलेट किया तो वो भी मार्क्स में आएगा। लेट सपोज 90 का एवरेज था, दैट इज़ 90 मार्क्स, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका उसी यूनिट में आएगा। So it is a absolute measure of dispersion. Okay. Now the value of standard deviation would be 0 if all the values in a data set are same. Very important point. अगर आपके डेटा सेट में सारी की सारी वैल्यूज सेम है, लेट सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और सभी ने सेम मार्क्स स्कोर किया है, दिस सिचुएशन इज वेरी रेयर, ओके, बट इट कैन बी पॉसिबल। सो लेट सपोज सबने सेम मार्क्स स्कोर किया है, सबने 80 मार्क्स स्कोर किया है, इट मीन्स कुछ भी डिफरेंस नहीं है किसी के मार्क्स में भी, यानी कि डेटा वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी 0, बिकॉज कुछ डेविएशन है ही नहीं, कुछ डिफरेंस है ही नहीं, राइट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि आपके पास जब कोई डेटा है, अब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में यूज़ हो रहा है, ओके, तो आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, डेटा को समझने के लिए, डेटा को स्टडी करने के लिए। तो आपके पास जब गिवन सेट ऑफ डेटा है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज आपस में कितनी ज़्यादा क्लोजर हैं, या डेटा वैल्यूज कितनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं, कितनी स्कैटर्ड हैं, और मीन वैल्यू से कितना ज़्यादा उनका डिफरेंस है। जब आप आपस में वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो और मीन के साथ कंपेयर करते हो, राइट, दिस इज़ व्हाट वी डू while calculating standard deviation and while analyzing the given set of data. Okay, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसका ही एक टाइप है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में इसका। अब सिंपल है फॉर्मूला, किस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे 2 हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, फर्स्ट इज़ फॉर पॉपुलेशन एंड सेकंड इज़ फॉर सैम्पल। अगर आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस म्यू
समेशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय n। नाउ यहाँ पर म्यू इज द पॉपुलेशन मीन। ओके, आप पूरी पॉपुलेशन का पहले मीन फाइंड आउट करोगे, देन x इज द डेटा वैल्यू। तो आप हर एक डेटा वैल्यू में से मीन को डिडक्ट करोगे, आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। लेट सपोज आपके पास जो 10 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है, आप हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम द मीन। आपने मीन कैलकुलेट किया 90 मार्क्स। ओके, स्टूडेंट 1 का स्कोर था 80, सो 80 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। दिस इज द डिफरेंस विच यू हैव कैलकुलेटेड। सेकेंड, स्टूडेंट 2 का है स्कोर 85 और मीन था 90, सो 85 माइनस 90 इज इक्वल टू -5। यू विल ऑल्सो कंसिडर द नेगेटिव वैल्यूज। ओके, सो द आंसर वुड बी -5। सिमिलरली आप सारे यहाँ पे डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लोगे, देन आप उनका स्क्वायर करोगे। ओके, उसके बाद आप उसका सम फाइंड आउट करोगे कि अल्टीमेटली सम क्या आएगा। उसके बाद उसको डिवाइड करोगे बाय n विच इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कितने डेटा वैल्यूज हैं। अब हमारे एग्जाम्पल के केस में था 10 स्टूडेंट्स, तो 10 इज द वैल्यू ऑफ n। उसके बाद यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट, सो एट द एंड यू विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अब सैम्पल के केस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैम्पल के केस में क्या होगा कि आपका जो मीन होगा वो आप सैम्पल का फाइंड आउट करोगे, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल x बार, और डिनोमिनेटर में आपका n की बजाय क्या आ जाएगा, n माइनस 1। तो सिंपल, x बार इज द सैम्पल मीन, x इज डेटा वैल्यूज एंड n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर। इफ़ येस, so you have to answer this question, which is when can the value of standard deviation be equal to 0। हमने अभी पढ़ा है कि किस सिचुएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0 होती है। So if you know the answer, do let me know in the comment section below so that I can get to know that whether you have understood this concept well or not, right? So I'll be waiting for your answers in the comment section below. Please provide your answers and let me know what have you learned from this video, at least this much part. Okay, so moving on, we have the next topic is real life examples। तो हम पढ़ लेते हैं कि किन किन situations में हम standard deviation को use करते हैं। So there are many kind of scenarios wherein the concept of standard deviation is used for decision making। So I have covered few of them। The first one is weather forecasting। So weather forecasting में इस concept का use होता है, कैसे होता है, वेदर को फोरकास्ट कैसे किया जाएगा। जब आपको पता है एक पर्टिकुलर, लेट सपोज एक पर्टिकुलर सिटी का एग्जांपल लेते हैं। पर्टिकुलर सिटी में एक पर्टिकुलर मंथ में आपको पता है कि डेली बेसिस पे कितना टेम्परेचर रहा है। ओके, यू हैव दैट रिकॉर्ड। ओके, अब आपको पता है कि एवरेज बेसिस पे उस मंथ में उस सिटी का कितना टेम्परेचर था, राइट। सो यहाँ पे आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे कि डेली बेसिस पे कितना डिफरेंस आ रहा था टेम्परेचर में, कितना चेंज हो रहा था, एज वेल एज अगर आप एवरेज देख रहे हो तो एवरेज से कितना ज़्यादा डिफरेंस है उस टेम्परेचर में। ओके, इसके बेसिस पे यू कैन इजीली प्रिडिक्ट कि वेदर क्या होगा, राइट। अब यू विल बी एबल टू फोरकास्ट द वेदर कंडीशंस। अब कैसे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स आपका जो उस पर्टिकुलर सिटी में इस पर्टिकुलर मंथ में टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, राइट। उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। बट अगर ज़्यादा उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं है, द वैल्यू इज़ लेस, विच मीन्स कि टेम्परेचर कंसिस्टेंट रहा है ना। सो यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट बेटर कि क्या वेदर कंडीशंस हो सकती हैं। अगर वेदर जो था वो ह्यूमिड था तो आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में भी ऐसा ही रहने वाला है, राइट। या फिर ये कहें कि नेक्स्ट ईयर इसी मंथ में सेम ही टेम्परेचर रहने वाला है, सेम ही वेदर रहने वाला है। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वैल्यू उसकी कम है ज़्यादा है, इसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू मेक डिसीजंस। ओके, नेक्स्ट इज सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली कंपनीज में यूज़ होता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं सैलरी को लेकर। मीन्स एवरेज बेसिस पे देखा जाए कि लेट सपोज डेटा एनालिस्ट की ही बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एवरेज सैलरी कितना प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, एंड डिफरेंट कंपनीज में कितना सैलरी दिया जा रहा है, उसके बेसिस पे HR समटाइम्स टेक डिसीजंस कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को कितना सैलरी प्रोवाइड करना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स कि जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं
एंड जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया वहाँ पे एक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा है, लेट्स सपोज एवरेज सैलरी आ रहा है 5 लाख पर एनम, ओके, एंड इंडिविजुअल सैलरीज का डेटा आपको नहीं पता, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल कंपनीज है वहाँ पे 5 लाख के अराउंड सैलरी नहीं है। कुछ कंपनीज में बहुत कम सैलरी दिया जा रहा है, कुछ कंपनीज में बहुत ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है, राइट। वो 5 लाख के अराउंड नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। इसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि आप अपनी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को क्या सैलरी ऑफर करना चाहते हैं, उनको रिटेन करने के लिए या जैसे भी उनको सेटिस्फाई करने के लिए। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जितनी भी कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड अपने एम्प्लॉयज़ को 5 लाख का सैलरी दे रही हैं पर एनम। इसका मतलब यही हुआ कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मीन के अराउंड ही वैल्यू मिलेगी। कुछ कंपनीज में 4 लाख होगा तो कुछ कंपनीज में 3 लाख, 3 लाख तो ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स सपोज 4.5 lakhs होगा, ओके। So this is how the concept of standard deviation is used in various situations or scenarios in order to take decisions. Okay, next example देखते हैं, रियल एस्टेट। अब यहाँ पे रियल एस्टेट में कैसे यूज़ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? अब हाउस के प्राइसेस को चेक करने के लिए लेट्स सपोज आपके पास 2 एरियाज हैं, एरिया ए एंड एरिया बी, एंड दोनों एरियाज का आपको मीन पता है, हाउस प्राइसेस का जो मीन वैल्यू है वो क्या है, ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। अब आपने देखा जो एरिया ए है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि एवरेज हाउस का जो प्राइसेस है इंडिविजुअल हाउस के प्राइसेस उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेट्स सपोज आपको पता चला कि एरिया ए में एवरेज प्राइस है 50 lakhs और एरिया बी में एवरेज प्राइस है 40 lakhs, लेकिन एरिया ए का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि हर एक हाउस का जो प्राइस है उसका मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। मतलब वो 50 lakhs के अराउंड नहीं होगा, कुछ में हो सकता है कि कुछ का प्राइस 10 लाख हो, कुछ का प्राइस हो सकता है कि 25 lakhs हो, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, राइट, डिफरेंस ज़्यादा है, आपने कैलकुलेट किया है। अब सिमिलरली अगर हम एरिया बी की बात करते हैं, बी में हमारा था मीन जो एवरेज हाउस प्राइसेस थे दैट वाज 40 लाख वी एज्यूम, राइट, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है। तो आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि ठीक है एरिया बी में जो इंडिविजुअल हाउस के प्राइसेस होंगे वो अराउंड 40 लाख ही मिलेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना। कुछ हो सकता है 30 लाख हो, कुछ हो सकता है 35 लाख हो, कुछ हो सकता है 37 lakhs हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू कंपेयर बिटवीन टू डेटा सेट्स with the help of standard deviation in order to take better decisions, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइनेंस, वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक। अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करते हो, रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना है ना। अब आप कैसे असेस करते हो, पास्ट डेटा के बेसिस पे कि पास्ट में कितना ज़्यादा वेरिएशन आया है, राइट, स्टॉक्स जो है वो कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है, उसके प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि हाँ इस ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आए हैं, ओके, कंसिस्टेंट प्राइस नहीं रहा, कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अदर स्टॉक की बात करते हो, लेट्स सपोज स्टॉक बी की बात करते हो, आपने चेक किया कि उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है, विच मीन्स कि जो रिटर्न्स हैं वो ओवर द टाइम कंसिस्टेंट थे। आपने एवरेज कैलकुलेट कर लिया, एवरेज रिटर्न आपको मिल रहा है 10%, तो आपको पता है कि आपको अराउंड 10% ही मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा जो आप रिटर्न यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, राइट। तो यही मतलब है कि आप किसी भी डेटा सेट का जब एवरेज फाइंड आउट करो वो एवरेज भी कितना रिलायबल है, इसके बेसिस पे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो दिस इज हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड इन रियल लाइफ, ओके। डिसीजन मेकिंग में बहुत इसका यूज़ होता है, एंड बेसिकली यूज़ होता है कि आपका जो डेटा है वो स्प्रेड आउट कितना है, वो कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है, ओके। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड आई गेस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का आइडिया हो गया होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ओके, कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको
प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपके कॉन्सेप्ट को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट कैन नेवर नेवर बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड इज, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ऑरिजिन बट बाय द चेंज इन स्केल। अब इसका मीनिंग क्या है? सो चेंज इन ऑरिजिन का मतलब होता है कि अगर एक कांस्टेंट वैल्यू को आप ले लो और उस वैल्यू को आप या तो सभी डेटा वैल्यूज़ में ऐड करो या फिर सभी डेटा वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लो। लेट्स सपोज आपने कांस्टेंट लिया 10। अगर आप इंडिविजुअल डेटा वैल्यू में से 10 को या तो ऐड कर रहे हो या 10 को डिडक्ट कर रहे हो, तो आपके अल्टीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका वैल्यू तभी सेम आएगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप उस कांस्टेंट से हर एक डेटा वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स यू आर चेंजिंग द स्केल। उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, सो इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल बट नॉट बाय चेंज इन ऑरिजिन। नेक्स्ट इज, it is based on all observations. Hence, change in one value can change the value of standard deviation. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है। ओके, जब आप फॉर्मूला भी कैलकुलेट करते हो, आप चेक करोगे कि आप हर एक डेटा वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, राइट? सो इन दैट केस, अगर आप किसी सिंगल वैल्यू में भी चेंज कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। वाई? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, हमने पहले ही पढ़ा दैट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एज द डेटा। आपका डेटा जिस भी यूनिट में होगा उसी यूनिट में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अगर वो सेंटीमीटर्स में है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी सेंटीमीटर्स में होगी। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास टू सेट्स ऑफ डेटा है विच इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, in that case you'll not be able to compare those two data sets because they are expressed in different units. तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट, it takes into account the arithmetic mean for calculation as the sum of the squares of the deviations of the items taken from arithmetic mean is minimum. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला चेक करते हैं। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, राइट? समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n अंडर रूट। नाउ यहाँ पे आप डेविएशंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? मीन में से, यानी कि सिंगल जो डेटा वैल्यू है, आप हर एक डेटा वैल्यू में से कौन सा एवरेज माइनस कर रहे हो? अरिथमेटिक मीन। ओके, एवरेज यहाँ पे काफ़ी टाइप के होते हैं, मीडियन हो सकता है, मॉड हो सकता है, बट यू आर कंसिडरिंग अरिथमेटिक मीन, दैट इज एक्स बार। वाई? बिकॉज अगर आप डेविएशंस फाइंड आउट करते हो तो उनका जो यहाँ पे सम होता है दैट इज लीस्ट, तो इसीलिए आप यहाँ पे मीन यूज करते हो एज एन एवरेज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेविएशंस। ओके, बिकॉज नॉट ओनली द सम, अगर आप उनका सम के बाद स्क्वायर करते हो द आंसर इज मिनिमम। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएशंस को फाइंड आउट करने के लिए अरिथमेटिक मीन का यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाय द वे। नेक्स्ट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। अगर आपके पास दो तीन डेटा सेट्स हैं, आप उनका कंबाइन भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। देयर इज अ सेपरेट फॉर्मूला टू इट। ओके, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर फर्दर कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। So standard deviation is one of the basic and important concepts which form the basis of other topics. ओके, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको निकालना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ बहुत होता है। तो इसलिए फर्दर आपको स्टैटिस्टिक्स में और स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पर यूज़ होगा। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Okay, so moving on to the next topic, which is why is standard deviation better than other measures of dispersion? अब हम काफ़ी सारे measures of dispersion को यूज़ करते हैं, बट standard deviation ही क्यों better है बाकी सबसे? इसके हम कुछ यहाँ पर points पढ़ेंगे। First of all, it takes into account all the data values as against range which only considers extreme values. Now, range is a measure of dispersion. अब range आप calculate कैसे करते हो? रेंज को कैलकुलेट करने का मेथड होता है द हाइएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। ओके, अगर आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपके पास वही जैसे हमने कंसीडर किया था कि एक क्लास के 10
स्टूडेंट्स का मार्क्स आपके पास, तो स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 10 तक। ओके, तो जो ज़्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको आप कंसीडर करोगे। लेट्स सपोज हाईएस्ट वैल्यू इज़ 95, तो 95 लिया, एंड लोएस्ट वैल्यू इज लेट्स सपोज 70, नाउ 25, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। ओके, तो रेंज में क्या हुआ, आपने सिर्फ दो ही वैल्यूज को कंसिडर किया, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, दैट इज द एक्सट्रीम वैल्यूज। बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा नहीं होता, वो आपके डेटा सेट की हर एक वैल्यू को कंसिडर करता है। ओके, सो इट इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इसमें आपके डेटा की हर एक वैल्यू यूज हुई है टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, where the sum of the squares of deviations of items taken from arithmetic mean is minimum। क्योंकि मिनिमम होता है इसलिए हम अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं, लेकिन मीन डेविएशन which is another measure of dispersion, it is calculated, it can be calculated actually from any average, be it mean, median or mode। okay, तो मीन डेविएशन में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप मीन यूज़ कर सकते हो, आप मीडियन यूज़ कर सकते हो, मॉड भी यूज़ कर सकते हो। बट स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिर्फ अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं, उसका भी रीज़न आपको पता है, बिकॉज सम ऑफ केयर्स ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स इज मिनिमम। ओके, तो इसलिए दिस इज बेटर देन मीन डेविएशन। एंड नेक्स्ट इज अनलाइक मीन डेविएशन इट डजंट इग्नोर द साइंस ऑफ द डेविएशंस। अब जैसे मैंने आपको बताया, जब आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हो, तो अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप नेगेटिव उसको कंसीडर करोगे एज इट इज, आप माइनस को कंसीडर करोगे। बट मीन डेविएशन में ऐसा नहीं होता, मीन डेविएशन में आप सारे की सारी पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करते हो, नेगेटिव को भी आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो। ओके, तो दिस इज द रीजन दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेटर देन मीन डेविएशन। वाई? बिकॉज जो जैसा साइन है, जैसा वैल्यू है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, आप उसको वैसे ही कंसीडर कर रहे हो, डेविएशंस के साइंस को इग्नोर नहीं कर रहे हो। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन बेटर देन अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को डिटेल में स्टडी करना है, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अनदर वीडियो। ओके, पास्ट में क्रिएट किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इस टॉपिक को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ओके, now the last topic of this video is standard deviation and coefficient of variation। तो अभी तक हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि डेटा को आपको जब चेक करना है कितना ज़्यादा वेरिएटेड है वैल्यूज़, कितनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं, कितनी स्कैटर्ड हैं, मीन वैल्यू से उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसको चेक करने के लिए वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज़ अ एब्सोल्यूट मेजर। कैसे? जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, एब्सोल्यूट मेजर मतलब जिस यूनिट में आपका डेटा होगा उसी यूनिट में आप स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्रेस करते हो। ओके, बट ऑन द अदर हैंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर। इसमें आप कोई भी किसी भी यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस नहीं करते हो। अब क्योंकि किसी यूनिट में एक्सप्रेस नहीं करते हो, इसीलिए इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू डेटा सेट्स और मोर देन टू डेटा सेट्स। ठीक है, कंपैरिजन के लिए इसको आप यूज़ करते हो, दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, एब्सोल्यूट का मतलब है कि उसी यूनिट में डेटा की वैल्यू आ जाएगी, एंड रिलेटिव का मतलब आप कंपैरिजन के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी इन डेटा सेट्स। अब दो डेटा सेट्स आपके पास है, आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से बता सकते हो कि कौन सा डेटा सेट कितना ज़्यादा वेरिएबल है। इट मीन्स किस डेटा सेट की वैल्यूज़ स्कैटर्ड हैं और किसकी ज़्यादा क्लोज वैल्यूज़ हैं। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार इंटू 100। नाउ इफ़ यू इग्नोर द 100, द सिंपल फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। अगर आप 100 से कैलकुलेट करते हो मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट द वैल्यू इन परसेंटेज। ओके, तो सिंपल है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करके उसको डिवाइड करो एक्स बार के साथ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नाउ इसका बेनिफिट क्या होगा? सो अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू हाई है, इसका मतलब द डेटा इज मोर वेरिएबल एंड लेस रिलायबल। सिंपल सी बात है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, अब क्योंकि हम कंपैरिजन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा होगा इसका वैल्यू, तो इसका मतलब वो डेटा जो है उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। अब क्योंकि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो आप उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो, वो लेस रिलायबल डेटा है। ओके, सिमिलरली अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम है, इसका मतलब कि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यूज़ में, डेटा वैल्यूज़ में, ना ही मीन से वो ज़्यादा उनमें डिफरेंस है, मीन से ज़्यादा गैप है, ऐसा भी नहीं है। इट मीन्स
वेरिएबिलिटी इज लेस एंड रिलायबिलिटी इज मोर। आप उस डेटा पे रिलाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, जैसे हमने पीछे स्टॉक की बात की थी, अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो जिस स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, इसका मतलब वो स्टॉक जो है वो ओवर द टाइम कंसिस्टेंट रिटर्न्स उसने जनरेट किए हैं। सो दैट स्टॉक इज मोर रिलायबल। आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे, ना कि उस स्टॉक में जिसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ओवर द टाइम जो रिटर्न्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उनमें, एंड कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी। राइट, सो उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे बिकॉज दैट इज नॉट रिलायबल। तो सिंपली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से यू विल बी एबल टू कंपेयर टू डेटा सेट्स। ओके, सो इसलिए ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। आई होप दिस इज क्लियर। So with this guys, this brings me to the end of this video. I hope you find this video useful as well as informative, and now I hope that you understand the basic concept of standard deviation and you'll be able to explain it to other people also, because now you know what exactly it is, right? So yeah, this is all for this video. Thank you so much for watching this. I'll meet you in the next video very soon. Till then, stay happy and stay motivated. And thank you so much for watching.